हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं में पाठ 3 धातु एवं अधातुओं में पिछले लेक्चर के अंदर हमने आपको धातु एवं अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में बताया था। इस लेक्चर में हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में आपसे ये डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि धातु जो है किस प्रकार अलग अलग रासायनिक पदार्थ से क्रिया करती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो रासायनिक गुणधर्म है हम बात करते हैं धातुएं अम्ल से किस प्रकार क्रिया करती हैं। यानी धातुओं का अम्ल के साथ क्रिया, धातु की अम्ल के साथ क्रिया। पिछले चैप्टर में अम्ल अक्षारक एवं लवण वाले चैप्टर में हमने अम्ल की धातु से क्रिया करके दिखाई थी और उसमें बताया था कि जब धातु अम्ल से क्रिया करती है तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है और लवण साथ में बनता है। प्यारे बच्चों, अगर कोई धातु अम्ल से क्रिया करेगी तो क्या बनता है, ये पिछले चैप्टर में भी बताया था हमने, क्या बनता है, लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन जो गैस है वो यहाँ पर निकलती है। जैसे कोई भी धातु ले लीजिए आप, जैसे हमारे पास है जिंक है, अगर वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करती है तो क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है निकल जाती है। यहाँ पर जो ये जिंक क्लोराइड बना है इसमें क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, तो इसको संतुलित करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। जैसे ही 2 से गुणा करते हैं हाइड्रोजन 2 और इधर भी 2, ये पूरी तरह से संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाती है। यानी ये धातु अम्ल से जब क्रिया कर रही है तो एक लवण बना रही है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर विमोचित हो रही है, उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट, इसी में अगर हम इस धातु की किसी दूसरे अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर इसकी क्रिया करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्पन्न होती है, जिंक सल्फेट। क्या बनता है यहाँ पर, जिंक सल्फेट। यानी ये तो लवण है हमारे पास और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। क्या ये हाइड्रोजन गैस है। प्यारे बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने ये बताया था कि यहाँ उत्पन्न होने वाली गैस का परीक्षण कैसे करेंगे, जांच कैसे करेंगे कि हम कैसे बता पाएँ कि यहाँ उत्पन्न होने वाली गैस जो है हाइड्रोजन गैस ही है। हमने क्या किया था, एक कंटेनर के अंदर जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लिए थे, उसमें हमने ऊपर से H2SO4 डाला था और एक उसके साथ डिलीवरी ट्यूब बनाई थी। उस डिलीवरी ट्यूब में से हाइड्रोजन गैस जा रही थी। जो भी गैस जा रही थी साबुन के घोल में जब जाती है, साबुन के घोल में जा कर के वहाँ बुलबुले बनते हैं और जब उन बुलबुलों के पास जलती हुई मोमबत्ती हम लेके जाते हैं तो वहाँ पर कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है, पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। वो पॉप की ध्वनि ही यह कन्फर्म करती है कि ये जो बुलबुले हैं, इन बुलबुलों के अंदर जो गैस है वह कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो ये हमने पिछले पाठ में अच्छी तरह से आपको पढ़ाया था। ठीक है, दूसरा जो गुणधर्म है, धातु किसी दूसरी धातु के लवण के विलयन के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करती है। यानी कोई धातु है हमारे पास A, ये दूसरी धातु के विलयन के साथ, विलयन किसका है, धातु B के लवण का। ठीक है, धातु A की जो क्रिया है वो धातु B के लवण के विलयन के साथ किस प्रकार होगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, धातु B का जो लवण हम ले रहे हैं, उसका जो विलयन ले रहे हैं, उसमें धातु B की जो क्रियाशीलता है वह धातु A से क्या होती है, कम होती है। अगर धातु A की क्रियाशीलता कम हुई
बी की तुलना में, तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। यहाँ पर जो कंडीशन है, धातु ए की क्रियाशीलता अधिक होनी चाहिए धातु बी से, तभी जो है ये अभिक्रिया पॉसिबल हो पाएगी, अदरवाइज ये अभिक्रिया पॉसिबल नहीं हो पाएगी। यानी धातु ए की क्रियाशीलता अधिक होनी चाहिए, ठीक है, तभी जो है यहाँ पर धातु ए बी के लवण में से इस बी को विस्थापित करेगी, और यहाँ पर जो विलयन बनेगा वो क्या बनेगा, विलयन जो बनेगा, विलयन किसका, लवण धातु ए का बनेगा, और हमारे पास धातु बी अलग हो जाएगी। जैसे हमारे पास ये जिंक है और जिंक धातु हमने धातु ए हमारे पास जिंक है, मैंने इसको दूसरी धातु के लवण के विलयन के अंदर डाल दिए, कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर हमने जिंक धातु डाल दिए। कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो कैसा होता है, नीला होता है, नीला रंग, कॉपर सल्फेट नीला थोथा। जब इसके अंदर हम जिंक धातु डालते हैं, ये जस्ता डालते हैं, तो क्या करता है, जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है, ठीक है, जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है, यानी धातु ए की क्रियाशीलता धातु बी से अधिक है। तो क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवणों से विस्थापित कर देती है। कौन सी अभिक्रिया होती है वो, विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो ये जिंक कॉपर को क्या कर देगा, रिप्लेस, बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर एक धातु दूसरी धातु के लवण के विलयन के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। धातु ए अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से धातु बी को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। दूसरा उदाहरण देखिए आप, अगर मैं आयरन की बात करूं, उसको भी कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के अंदर डालता हूं, तो इसका नीला रंग है। अच्छा, यहाँ इसका नीला रंग था, जिंक डालने के बाद यहाँ पर रंगहीन हो जाएगा, वो विलयन कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, ये कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है, जैसे ही हम इसमें आयरन डालते हैं तो धीरे धीरे उस विलयन का रंग हरे रंग का हो जाता है, हल्के हरे रंग का विलयन हमारे पास हो जाता है। किसकी वजह से, इस फेरस सल्फेट की वजह से। इसकी क्रियाशीलता अधिक है, इसकी कम है, तो ये इसको विस्थापित करेगा, आयरन यहाँ पर आ जाएगा, FeSO4 बनेगा, कॉपर अलग हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार जो है एक धातु दूसरे धातु के लवण के साथ क्रिया करती है। अब बात करते हैं धातु किस प्रकार वायु से क्रिया करती है, ऑक्सीजन से क्रिया करती है। धातु किस प्रकार ऑक्सीजन से क्रिया करती है। तीसरा है हमारे पास ऑक्सीजन से क्रिया। धातुएं किस प्रकार ऑक्सीजन से क्रिया करती है। प्यारे बच्चों, जो धातु है जब किसी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करती है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करती है, तो क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है, धातु का ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, धातु का ऑक्साइड। अब वायु में ऑक्सीजन गैस भी होती है 21%, नाइट्रोजन होती है 78%। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जी वायु में नाइट्रोजन गैस अधिक है तो धातु को इसके साथ अभिक्रिया जल्दी करनी चाहिए और इसे लेट करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, इन दोनों की रिएक्टिविटी, इनकी जो अभिक्रियाशीलता है, इनकी भी अलग अलग है। यहाँ नाइट्रोजन की जो क्रियाशीलता है वह कम है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की क्रियाशीलता नाइट्रोजन से अधिक है। क्यों, ये बातें बड़ी हैं इस लेवल के अकॉर्डिंग, लेकिन बता देते हैं। यहाँ जो नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस N2, ऑक्सीजन गैस O2, तो नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन के परमाणु के बीच में बनता है त्रिआबंध और ऑक्सीजन में बनता है द्विआबंध।
यहाँ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, यहाँ पर डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, यानी यहाँ पर द्वि सहसंयोजी आबंध होता है, यहाँ त्रि सहसंयोजी आबंध होता है। यहाँ पर मजबूत कौन सा होता है? ट्रिपल वाला। ये ज़्यादा मजबूत है, यहाँ पर ये टूटेगा ही नहीं, यहाँ पर डबल है। इन दोनों में जल्दी कौन टूटेगा? ये जो जल्दी टूटेगा वो जल्दी क्रिया करेगा, इसीलिए ऑक्सीजन की क्रियाशीलता नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक होती है। इसीलिए जो धातुएं जल्दी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती हैं, जैसे हमारे पास एल्युमिनियम है, हमारे पास जिंक है, ठीक है, ऑक्सीजन से भी क्रिया कर लेती हैं गर्म करने पर, या वैसे भी रूम टेम्परेचर पे भी जो है ये अभिक्रिया कर लेती हैं। मैग्नीशियम को गर्म करना पड़ता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना पड़ता है, तब ये क्रिया करती है। अलग अलग धातुओं की क्रियाशीलता ऑक्सीजन की उपस्थिति में अलग अलग है, ठीक है। अब इसको मुझे कमरे के तापमान पर ही ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बना लेता है? Al2O3 बना लेता है कमरे के तापमान पर ही, ठीक है। और Al2O3 क्या बन गए? एल्यूमिना। एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पर? 2, यहाँ 1 है। अब संतुलित करेंगे इसको। ऑक्सीजन देखो 2 है, यहाँ 3 है, इसको 3 से करो और इसको 2 से करो। 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम कितने हो गए? 4, यहाँ भी कितने हो गए? 4। तो इस प्रकार एल्यूमिनियम धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिना बनाती है। प्यारे बच्चों, ये जो देख रहे हैं आप, इसकी इस बोर्ड की जो बाउंड्री बनी हुई है, फ्रेम बना हुआ है, वो एल्यूमिनियम धातु का बना हुआ है। जब नया नया लेके आते हैं इसको तो ये बहुत शाइन करता है, बहुत चमकता है, क्योंकि धातुओं का गुण है कि धातुएं चमकती हैं। जब नया नया लेके आए थे तो बहुत चमकीली थी ये, लेकिन धीरे धीरे ये धातु ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में रहने की वजह से, मॉइस्चर एनवायरनमेंट में रहने की वजह से, नमी की उपस्थिति की वजह से, ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके ये एल्यूमिना नाम का पदार्थ बनाती है। एल्यूमिना की एक पतली सी परत इसके ऊपर जम जाती है। इसको प्रोटेक्टिव लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि फर्दर खराब होने से बचाती है। ये लेयर एल्यूमिनियम को फर्दर खराब होने से बचाती है, तो इसलिए ये एक लेयर का काम करती है जिसका नाम है प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है ना। आगे है जिंक। जिंक अगर ऑक्सीजन से क्रिया करे तो ये जिंक ऑक्साइड बनाती है। ऑक्सीजन को संतुलित कर दिया, जिंक 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले लेक्चर के अंदर, पहले पार्ट के अंदर हमने मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाया था, तो वहाँ पर क्या बना था? ऑक्साइड बना था। इसको हमने संतुलित किया था वहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है धातुएं जो हैं, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ऑक्साइड बनाती हैं। इसी कड़ी में हम बताएं आपको, जो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, धातु के ऑक्साइड अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे? जैसे हमने ये बनाया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम जल के अंदर घोल देते हैं तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है ना। तो और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक दुर्बल अक्षार है, यानी यह जल की उपस्थिति में, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जल की उपस्थिति में कैसा व्यवहार कर रहा है? एक अक्षार की तरह व्यवहार कर रहा है, ठीक है। धातु के ऑक्साइड अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। जैसे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको जल के अंदर डालते हैं, ये भी धातु का ऑक्साइड है, तो यहाँ पर क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और ये किस प्रकृति का है? अक्षारीय प्रकृति का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकृति का है? अक्षारीय प्रकृति। ये यानी धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और जिक्र करते हैं कि जो धातु के ऑक्साइड हैं, धातु के जो ऑक्साइड हैं वो
अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। यानी ये अम्ल के साथ क्रिया करें, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति हमने बताया आपको अक्षारीय होती है। ठीक है, तो इसका मतलब अक्षार अम्ल से क्रिया कर सकता है। अम्ल से क्रिया करेगा, अक्षार अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। तो देखिए ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और अम्ल है हमारे पास HCl। ठीक है, तो क्या बनेगा? कैल्शियम का क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O, यानी ये तो बन गया लवण और ये बन गया जल। ठीक है ना, यानी यहाँ पर ये अम्ल है तो ये कौन है? अक्षारीय प्रकृति का है। धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? किस प्रकृति के होते हैं? अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन कुछ धातुओं के ऑक्साइड दोनों तरह की प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, अम्लीय भी और अक्षारीय भी। यानी वो अम्ल से क्रिया भी कर सकते हैं और वो अक्षार के साथ भी क्रिया कर सकते हैं। ऐसे धातुओं के ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड धातुओं के वो ऑक्साइड, धातुओं के वे ऑक्साइड जो अम्ल एवं अक्षार दोनों से क्रिया करते हैं। धातुओं के वे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, या फिर आप ऐसा कहें धातुओं के वे ऑक्साइड जो अक्षारीय एवं अम्लीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? उभयधर्मी। उभय का मतलब होता है दोनों। उभय मतलब दोनों तरह के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। दोनों तरह के गुणधर्म मतलब अम्लीय गुणधर्म भी और अक्षारीय भी। यानी वो अम्ल की तरह भी काम करता है और अक्षार की तरह भी काम करता है। जैसे हमारे पास उदाहरण है हमारे पास एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये अम्ल से क्रिया भी करता है। जैसे ये तो अम्ल है हमारे पास, ये एल्यूमिना है, एल्यूमिना। तो ये क्या करेगा? Al2O3HCl क्या करेगा? रिएक्शन करने के बाद एल्यूमिनियम का क्लोराइड और साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा। अब इसको संतुलित करना है। एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पर? 2, इसको 2 से गुणा कर देते हैं। क्लोरीन कितने हो गए? 6, इसको 6 से गुणा कर देते हैं। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6, इसको 3 से गुणा कर देते हैं। 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ भी 3 है। तो यानी इस धातु के ऑक्साइड ने अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाया। इसी प्रकार यही धातु का ऑक्साइड अक्षार से भी क्रिया करता है और अक्षार से क्रिया करके एक लवण और जल बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या नाम है इसका? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, साथ में जल बनता है। ये क्या है? अक्षार। और ये क्या है? एल्यूमिना। ये क्या है? एल्यूमिना। अब इसको संतुलित कीजिए। सोडियम एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पर? 2 से गुणा कर देते हैं। सोडियम कितने हैं? 2 से यहाँ गुणा कर देते हैं। ऑक्सीजन देखो कितने हैं? 2 और 3 5, 2 दूनी 4 और 1 5। हाइड्रोजन 2 हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, यानी संतुलित है ये। यहाँ
अगर ये अम्ल की तरह बिहेव कर रहा है और ये लवण और जल बन रहा है, तो लवण और जल कब बनते हैं? जब अम्ल अक्षार से क्रिया करते हैं, यानी इसकी प्रकृति यहाँ पर कैसी है? अक्षारीय प्रकृति है। अब यहाँ भी लवण और जल बन रहा है और ये क्या है? अक्षार है, तो इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। यानी जब ये अम्ल से क्रिया करेगा तो अक्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करेगा, जब ये अक्षार से क्रिया करेगा तब अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करेगा। इसलिए ऐसे ऑक्साइड को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो ऑक्सीजन से भी अलग अलग तरह से क्रिया करती हैं। धातुओं की ऑक्सीजन से अलग अलग प्रकार से क्रिया होती है, जैसे सोडियम, पोटासियम और लिथियम। ये ऐसी धातुएं हैं जो ऑक्सीजन से बहुत विस्फोटक तरीके से रिएक्शन करती हैं। अगर आप सोडियम धातु को बाहर खुले में रख दें तो वहीं वो आग पकड़ लेती है। इसीलिए उसकी इस अधिक क्रियाशीलता की वजह से इसको कैरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर कवर होता है, सोडियम पोटासियम को हम मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? क्योंकि सोडियम और पोटासियम ये वे धातुएं हैं जिनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक है। ये वायु के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं और इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि उस ऊर्जा की वजह से वो हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। यानी सोडियम और पोटासियम में आग लग जाती है अगर हम उसको खुले में रखते हैं। इसीलिए इन धातुओं को कहाँ रखते हैं हम? कैरोसिन के तेल में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? कैरोसिन के तेल में रखते हैं। एक क्वेश्चन कवर होता है यहाँ से। कुछ धातुएं हैं जो हीट करने के बाद, गर्म करने के बाद भी रिएक्शन नहीं करती वायु के साथ, ऑक्सीजन के साथ। जैसे अगर आप लोहे को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते रहें, लोहे को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते रहें तो गर्म तो हो जाएगा लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनाएगा। लेकिन अगर हम लोहे का चूर्ण लें, लोहे का पाउडर बना लें और उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो वह बहुत तेज गति से जो है अभिक्रिया करेगा। अगर आप लोहे की रोड लेकर के ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं उसको, तब तो क्रिया करेगा नहीं, कोई नया पदार्थ नहीं बनाएगा। लेकिन अगर चूर्ण लेके ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो वो ज़्यादा जल्दी जो है वहाँ पर जलेगा, ज़्यादा जल्दी जो है अभिक्रिया करेगा। इसी प्रकार हमारे पास है आयरन जो है, ठीक है, ये हो गया, हमने ये बता दी अलग अलग प्रकार से किस प्रकार क्रिया होती है। अब बात करते हैं धातुओं की जल से क्रिया। धातुओं की जल से क्रिया। जल के साथ क्रिया। जब धातु जल से क्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड भी बनता है, धातु का ऑक्साइड भी बनता है और हाइड्रोजन गैस विमोचित होती है। लेकिन ये जो धातु का ऑक्साइड बना है ये फर्दर जो है दोबारा से ये धातु का ऑक्साइड जल से दोबारा क्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? धातु का हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस और प्लस ऊष्मा, प्लस ऊष्मा। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं सोडियम की बात करें, सोडियम को अगर हम जल से क्रिया कराते हैं तो पहले स्टेप में ये सोडियम क्या बनाएगा? सोडियम का ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी।
ये जो सोडियम का ऑक्साइड है, अगर पहले इसको बैलेंस कर लीजिए, सोडियम कितने हैं 2, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है, संतुलित है। अब ये जो सोडियम ऑक्साइड है ये फर्दर अगर जल से क्रिया करे दूसरे स्टेप में तो क्या बनेगा, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, NaOH बनेगा, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलेगी, साथ में ऊष्मा भी निकलेगी। क्या निकलेगी, ऊष्मा भी निकलेगी। अब इसको संतुलित कीजिए, सोडियम कितने हैं यहाँ पर 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 और 2 4, इसको 2 से गुणा करें, ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हो गए 2 और 1 3, तो क्या करें, इसको पहले 2 से गुणा करो आप, सोडियम कितने हो गए 4, इसको यहाँ 4 से गुणा करें, ठीक है, सोडियम बराबर हो गए, हाइड्रोजन 4 हैं, हाइड्रोजन भी 4 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 2 और 2 4, 4 ऑक्सीजन हैं, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। अगर मैं इन दोनों स्टेप में होने वाले अभिक्रियाओं को जोड़ दूं तो क्या बनता है, 2 सोडियम प्लस 2 सोडियम प्लस 2 सोडियम ऑक्साइड प्लस 3 जल के अणु 1 और 2 3, 4 NaOH प्लस 4 NaOH प्लस Na2O प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस ऊष्मा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये देखिए यहाँ सोडियम ऑक्साइड 1 है, इधर 2 हैं, तो इधर से ये कैंसिल आउट होकर के कितने बचेंगे, यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन बनी, सोडियम 3 मोल जल के 4 NaOH और 1 मोल जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ पर विमोचित हुई है, साथ में ऊष्मा निकली है। यहाँ पर इतनी अधिक ऊष्मा निकलती है कि ये ऊष्मा इस हाइड्रोजन गैस को क्या कर देती है, जला देती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो सोडियम है ना, जल की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में जो है क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है। आग सोडियम नहीं पकड़ रहा है, आग कौन पकड़ रहा है, हाइड्रोजन गैस पकड़ रही है। एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस की वजह से वो सोडियम जल रहा है, क्योंकि जब वो जल से क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, उस दौरान इतनी ऊष्मा निकल रही है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन गैस को जला देती है। इसलिए अगर हमने सोडियम को बचाना है तो कहाँ पर रखना चाहिए, मिट्टी के तेल में रखना चाहिए। तो इस प्रकार जो है धातु कि जल से क्रिया होने के बाद धातु का ऑक्साइड भी बनता है, धातु का हाइड्रोक्साइड भी बनता है। पहले स्टेप में धातु का ऑक्साइड और दूसरे स्टेप में क्या बनता है, धातु का हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। कुछ धातुएं हैं ठंडे पानी से क्रिया कर लेती हैं, कुछ है गर्म पानी के साथ क्रिया करती हैं, क्योंकि अलग अलग धातुओं की जो क्रियाशीलता है वह अलग अलग है। सोडियम और पोटासियम ये ऐसी धातुएं हैं जो ठंडे पानी से भी क्रिया कर लेती हैं। जो ठंडे के साथ करती है तो गर्म के साथ तो कर ही लेंगे, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक है, ठीक है। ये ठंडे पानी के साथ भी क्रिया कर लेती हैं। लेकिन जो हमारा कैल्शियम है ये जो है गर्म पानी के साथ क्रिया करता है, ठंडे के साथ नहीं करता। अगर आप ठंडे पानी के अंदर कैल्शियम डाल के देखो तो उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा ये, ठीक है, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता इन दोनों से क्या है, कम है, ठीक है। अपने पास आयरन है, ना ये ठंडे पानी से क्रिया करता ना ये गर्म पानी से क्रिया करता, ये स्टीम से क्रिया करता है। किससे करता है, स्टीम से, यानी वाटर के गैसेस रूप से क्रिया करता है और क्या बनाता है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको संतुलित कीजिए, 4 ऑक्सीजन है तो 4 से गुणा, हाइड्रोजन 8 हो गए 4 से गुणा, आयरन 3 है 3 से गुणा। तो यानी इस प्रकार अलग अलग धातु की क्रियाशीलता वायु की उपस्थिति में जल के साथ अलग अलग है। ये ठंडे के साथ भी क्रिया कर लेते हैं, गर्म के साथ भी करते हैं, ये गर्म के साथ करते हैं, ठंडे के साथ नहीं करते। ये ना ठंडे के साथ ना गर्म के साथ किसके साथ करते हैं, स्टीम के साथ करते हैं, भाप के साथ क्रिया करते हैं, जल्दी क्रिया करते हैं। और Fe3O4 प्लस 4 हाइड्रोजन गैस के जो है ये तत्व अणु बनते हैं, 4 मोल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है।
ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने आपको धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बताया। अच्छी तरह से आपने इसको जो है नोट करना है, समझना है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको सक्रियता श्रेणी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।